चलो कोई नहीं। आपने 10वीं कब की? जी सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है कक्षा 10वीं मैंने बीकानेर से मेलबोर्न सेकेंडरी स्कूल से उत्तीर्ण की है। और उसके बाद कक्षा 12वीं की जो परीक्षा है वो मैंने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लेडी एल्गिन बीकानेर से उत्तीर्ण की है। और उसके बाद स्नातक और परास्नातक मैंने स्वयं पाठी के तौर पर ही की है। और वर्तमान में मैं हिंदी व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। कहाँ पे पदस्थापित हो? जी सर, वर्तमान में मैं ठिमोली सीकर जिले में पदस्थापित हूँ। सीकर में? और मूल निवासी सीकर के हो? नहीं सर, मूल निवासी मैं बीकानेर की हूँ, लेकिन मेरा जो ससुराल है वो सीकर के पास है, तो वहीं पदस्थापित हूँ। बीकानेर का जो लालगढ़ का किला है ये किसने बनवाया था? बीकानेर का जो लालगढ़ किला है वो राय सिंह ने बनवाया था सर। जो करणी माता है इनको किन की कुल देवी माना जाता है? सर, करणी माता राठौड़ों की आराध्य देवी है। वैसे आप विद्यालय में कार्यरत हैं वहाँ। तो पीएम पोषण योजना है, उसके तहत जो 100 ग्राम अनाज है वो कक्षा 1 से 5 के लिए है, और कक्षा 6 से 8 के लिए 150 ग्राम की व्यवस्था है। एमडीएम योजना के क्या लाभ हैं? जी सर, आवाज नहीं आई। एमडीएम योजना के क्या लाभ हैं? एमडीएम योजना का सर सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो गरीब परिवार से बच्चे हैं, तो उनको एक स्वस्थ पोषण मिल रहा है। और उसके साथ ही सारे बच्चे एक साथ भोजन करते हैं, तो उनमें एक एकता और समाज की जो घनिष्ठता है वो उनमें स्थापित हो रही है। ये राजस्थान के राज्यपाल का नाम बताइए। राजस्थान के राज्यपाल हरुभाऊ बागड़े है सर। सर बहुत अच्छा। ठीक। आप श्यामपट्ट पे कौन सा बिंदु पढ़ाएंगे? जी सर, प्रश्न दोबारा पूछिए सर, आवाज नहीं आ रही। श्यामपट्ट पे कौन सा बिंदु पढ़ाएंगे? सर फिलहाल श्यामपट्ट तो अच्छा, तैयार नहीं किया गया है। आपके पसंदीदा कवि कौन है? जी सर, मेरे पसंदीदा कवि छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अच्छा, निराला जी आपके छायावाद युग के जो कवि हैं वो आपको पसंद है, तो हाँ इसका सर। क्या कारण है वो आपको प्रिय लगते हैं? जी सर, छायावाद का जो काव्य है उसमें एक तो स्वाधीनता संग्राम है, वो कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप में हम देशवासियों को राष्ट्र के प्रति जागृत होने के लिए अग्रसर कर रहा था। तो उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो मेरे हिसाब से निराला जी में पाई जाती है। वो हम्म, विरुद्धों के सामंजस्य है, जो ओज गुण, जो क्रांति धर्मिता, और जो समाज में जो भी निराशा का भाव है उसके प्रति जो तीखा व्यंग्य जो इन्होंने किया है, तीखा कटाक्ष इन्होंने इन सब सामाजिक विषमताओं पर किया है। इस कारण ये मेरे प्रिय कवि अच्छा, हैं। तो जैसा अभी आपने बताया कि राष्ट्रीय चेतना ज्यादा मिलती है, तो छायावाद काव्य में तो ये भी कहा जाता है कि राष्ट्रीय जागरण से अधिक जो है वो समग्र चेतना का, या फिर अपन कह सकते हैं समग्र चेतना का जागरण का आह्वान है, यानी सांस्कृतिक जागरण प्रधान कविताएं ज्यादा हैं। तो फिर राष्ट्रीय चेतना की कोई ऐसी कविता जो निराला जी ने लिखी है? राष्ट्रीय चेतना से तात्पर्य ये है कि जैसे डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद नाम की आलोचना पुस्तक लिखी है, इसमें उन्होंने बताया है कि छायावाद की जो प्रतीकात्मकता है, जो लाक्षणिकता है, वो कहीं ना कहीं हम सबको एक होने
उनके द्वारा जो मतलब शक्ति का जो एक सृजन बताया गया है, वो एक स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में सबको एक साथ मिलकर के लड़ने के लिए प्रेरित करने के अच्छा, उद्देश्य से। ये कहा जाता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये किस विद्वान ने कहा है? सर डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कहा गया है ये। क्यों कहा है ऐसा उन्होंने? सर छायावाद से पूर्व का जो युग है, द्विवेदी युग, उसमें जो घोर सामाजिकता थी, उसके स्थान पर छायावाद में वैयक्तिकता आ गई। साथ ही वहाँ जो इतिव्रतात्मकता स्थापित थी, उसकी इतिव्रतात्मकता का स्थान ठीक, उदार जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि छायावाद का अपने दो अर्थों में इसका अर्थ ले सकते हैं। एक ध्यान है, आप कौन कौन से दो अर्थों में इसका बताया है? रहस्यवाद के अर्थ में और लाक्षणिक वृत्ति के रूप में। अच्छा, तो छायावाद और रहस्यवाद में दो अंतर बता सकते हैं? सर वैसे तो छायावाद और रहस्यवाद एक दूसरे के पूरक ही हैं। छायावाद की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो रहस्यवाद ही है। लेकिन अगर अंतर की बात करें तो जो रहस्यवाद आध्यात्मिक दर्शन से यानी ईश्वर से संबंधित है, निर्वाण मुक्ति से संबंधित है, उससे छायावाद का रहस्यवाद सर्वथा भिन्न है। आज के संदर्भ में जैसे अपन देखेंगे, जब ये राष्ट्रीय चेतना की काव्य आपने राम की शक्ति पूजा बताया है, तो शक्ति पूजा पे ये भी कहा जाता है कि निराला की आत्म संघर्ष की कथा है। तो हाँ क्या सर। ऐसी कोई पंक्तियां या कुछ ध्यान में आ रहे हो जैसा उसमें ऐसा उन्होंने प्रतीत होता है? जी सर, जैसा निराला जी का जो जीवन है वो बहुत ही संघर्षमय रूप में बीता है। तो उनकी व्यक्तिगत जीवन अपन नहीं देख रहे, अपन तो राम की शक्ति पूजा में जो आरोप लगाए जाते हैं कि निराला के आत्म संघर्ष की कथा है, तो कोई ऐसी पंक्ति हो जो आपको ध्यान में आ सर रही हो? वो आत्म संघर्ष, उनके व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष ही इसमें परिलक्षित हो रहा है। तो उसके लिए इन्होंने लिखा है कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध, जान आपके की हिसाब गई से दवाई पार न अगर कर सका। आपके हिसाब से राम की शक्ति पूजा का वर्तमान समय के हिसाब से क्या नवीन पाठ हो सकता है? सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो राम की शक्ति पूजा है वो बहुत ही प्रासंगिक कविता है। इसमें जो कविता जो प्रारंभ होती है वो रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। तो रवि हुआ अस्त, कहीं ना कहीं राम का जो मन है उसमें निराशा के भाव है वो उदय हो रहे थे। लेकिन अच्छा, कैसे ठीक। अभी जैसे छायावादी कवि चतुष्टय में जो 4 कवि शामिल हैं, आपको आपके हिसाब से, या आपने आचार्य शुक्ल जी को पढ़ा होगा, तो उनका एक किसी विशेष कवि के प्रति ज़्यादा लगाव रहा है। तो कौन से कवि हैं वो छायावादी जो 4 कवि आधार स्तंभ माने जाते हैं? छायावाद में सुमित्रा नंदन पंत के प्रति शुक्ल जी का ज्यादा झुकाव रुझान रहा है। छायावाद की अलग-अलग, अच्छा है, जैसे कि बहुत सारी परिभाषाएँ अलग-अलग विद्वानों ने इनकी परिभाषा दी है। तो अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि सिर्फ छाया शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? सर छाया मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में जो अध्यात्म का भाव है, वही छाया शब्द का की परिभाषा है। नहीं, अभी वर्तमान में अगर आपको गद्य रचनाओं के बारे में बोला जाए, तो आप गद्य में कौन-सी विधा पढ़ना पसंद करते हैं? सर गद्य में मैं उपन्यास पढ़ना पसंद करती हूँ। अच्छा, क्यों प्रिय हैं आपको उपन्यास? किस कारण से प्रभावित करते हैं? सर उपन्यास में कई घटनाओं का समावेश होता है और उनका जो पूर्वापर संबंध होता है, और प्रत्येक घटना कहीं ना कहीं किसी विषय बोध को लेकर चलती है जो कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती है। और उसकी जो कथा संयोजन की जो शैली है वो मुझे इन अपनी ओर आकर्षित करती है। दिनों आपने अध्ययन किया है कोई उपन्यास में? जी सर, मैंने अभी गबन उपन्यास का अध्ययन किया है। तो वो तो चलो पुराना उपन्यास है। कोई नवीन उपन्यास 1-2 वर्षों में, क्योंकि आप अच्छे पाठक हैं, उपन्यास विधा में आपकी रुचि भी है, तो ऐसे रुचि हो जाती है कि नवीन जो उपन्यास प्रकाशित हुए हैं उनको पढ़ने का, तो अभी 1-2 वर्षों में आपने कोई अध्ययन किया हो? सर वैसे तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने में ही मेरी रुचि है, लेकिन जैसे आपने गद्य का बोला तो उस हिसाब से मैं उपन्यासों का वो मेरे लिए सर्वोपरि है। तो अच्छा, हालांकि साहित्य इतिहास पढ़ना पसंद ज़्यादा है आपको, है ना? वर्तमान में मैंने एक महाभोज उपन्यास पढ़ा है। अच्छा, तो महाभोज उपन्यास में ऐसा कोई पात्र जो आपको सर्वाधिक प्रभावित करता हो? सर अलग-अलग पात्र आए होंगे, आपने अध्ययन किया है तो जो आपको जी प्रभावित करता हो?
महाभोज उपन्यास में जो दार साहब का जो व्यक्तित्व है, हालांकि वो राजनीतिक दांवपेच खेलने में बड़े माहिर हैं, लेकिन किस तरीके से वो किसी भी माहौल में अपने आप को सहज बना देते हैं, कभी नहीं, उब जैसे ये आरोप लगाया जाता है दलित महाभोज उपन्यास पे कि जो दलित समाज की जो दास्तान है उसका जीवंत दस्तावेज है। दलित समुदाय को जो है उसमें जो भी पात्र आए होंगे आपने अध्ययन किया है तो उनको दबाया गया है, तो क्या ये आरोप आपके हिसाब से सही है? सर इसमें वर्तमान दलित राजनीति की वर्तमान दलित राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें हाँ तो उसके हिसाब से आप अपने विचार बताइए। सर, दलित पात्रों के हिसाब से इस महाभोज इस उपन्यास को नहीं लिखा गया है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो जो राजनीतिक दांवपेच के द्वारा किस प्रकार जो राजनेता है वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, उसी को बताया गया है। तो यहाँ पे अगर विशेषकर दलित ना भी होता, किसी और सवर्ण जाति से संबंध रखता, तो भी जो राजनीतिज्ञ है वो इसी तरीके से उनसे अपना लाभ लेते या उनका फायदा उठाते हैं। अच्छा, ठीक है सर, पूछिए।